नमस्कार साथियों। कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना महामारी एक आफत बनकर टूट रहा है पूरे विश्व पे। और इसी कोरोना महामारी में हमारे रतनगढ़ के कुछ युवा जो कि बहुत ही अच्छे से समाज सेवा में लगे हुए हैं, और आज हमारे साथ हमारे साक्षात्कार में ऐसे ही एक कोरोना योद्धा जिसे हम कह सकते हैं, और एक सेवा केंद्र भी कह सकते हैं, ऐसे ही हमारे कोरोना योद्धा हमारे साथ हैं साक्षात्कार में, श्रीमान कुंदन जी। आज हमारे साक्षात्कार में थोड़ा सा बदलाव है। हमेशा जो कैमरे के आगे रहकर प्रोग्राम को होस्ट करते हैं श्रीमान हेमंत जी तामड़ाइत, आज वो किसी स्वेच्छा से कैमरे के पीछे रहकर एडिटर का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको रतनगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे रतनगढ़ की युवाओं की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी अपनी जन सेवा दे रहे हैं। सर, अब जनता ये जानना चाहती है, आप ये बताइए सर्वप्रथम तो कि जन सेवा की शुरुआत आपने कब और कहाँ से और कैसे शुरुआत की, और क्या क्या कठिनाई शुरुआत में आपकी आई? जन सेवा की शुरुआत अगर मैं बोलूँ तो मेरी शुरुआत पहले लॉकडाउन से शुरू हुई। हाँ जी। जो 22 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ था, और तब मैं लगभग सुबह 10 बजे रतनगढ़ पहुंचा था, और उसी दिन से मेरी लगभग शुरुआत मानिए आप। मैं लगभग 26 मार्च को घर पे था, और कुछ घर के पड़ोसी मेरे पास आए और मेरे को कुछ प्रॉब्लम बताई कि अपने जो वार्ड है उसके अंदर कुछ ऐसे परिवार हैं जो दाढ़ी मजदूर हैं। तो उस मजदूरों की कुछ समस्या को लेके मेरे को उन्होंने कुछ बताया मेरे को। तो मैं उसको लेके थोड़ा सा किसी व्यक्ति विशेष के पास गया, और मेरे को वहाँ सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर मैं मेरे घर से ही मैंने ये चीज़ को लेके मैं कहीं कोई गांव है जहाँ से मैं राशन की व्यवस्थाएं की, और वहाँ से मैं अपने निजी संपर्क से, हाँ, निजी संपर्क से मैंने राशन की व्यवस्था की, और राशन वितरण का प्रोग्राम शुरू किया मैंने। तो उसी को लेके मैं एक बार कोई गांव में गया हुआ था। वहाँ से मैं नेशनल हाईवे से आ रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे को पैदल मिला। एक व्यक्ति पैदल वहाँ से आ रहा था, और मतलब उसकी हालत इस तरह से थी कि जैसे वो कई मीलों की यात्रा करके आया हो। तो मैंने वहाँ पे मेरी गाड़ी, लॉकडाउन में ऐसा हुआ भी था। हाँ, पिछले लॉकडाउन में ऐसा कुछ हुआ था कि पिछले लॉकडाउन में लोग पैदल चल रहे थे। उनको ना तो गाड़ियाँ मिल रही, ना साधन मिले, ना कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ थी उस टाइम में। तो मैंने वहाँ मेरी गाड़ी रोक दी, और मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया आप कहाँ से आ रहे हो? तो उसने मेरे को बताया कि मैं जैसलमेर साइड से आ रहा हूँ और पैदल आ रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कितने किलोमीटर चल ली होगी अभी तक? तो बोले मैं 400 साढ़े 400 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। 400 किलोमीटर पैदल? तो मेरा वहाँ पे थोड़ा मैं इमोशनल हो गया, भावुक हूँ मैं थोड़ा सा। जी, तो वो तो देखने में मिलता। हाँ, तो मैंने फिर उससे पूछा आपने खाना कब से नहीं खाया? तो बोला मेरे को 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं वहाँ विचलित हो गया, और मैं जो राशन पानी की जो समस्याएं थी वो भूल गया मैं। और मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, और मैं उसको संगम चौराहे लेके आया जो रतन के अंदर है। हाँ जी। वहाँ मेरे को पुलिस प्रशासन ने थोड़ा हेल्प किया, और उस व्यक्ति को मैंने खाना खिलाकर वहाँ से मैंने उसको, एक कोई गाड़ी जा रही थी जयपुर, उस बंदे को आगरा जाना था, तो मैंने उसको जयपुर की गाड़ी में बिठा के उनको आगरा की यात्रा के लिए रवाना कर दिया। वो मेरी एक हिम्मत थी और मेरी ताकत थी। वहाँ से मैंने शुरुआत की पैदल यात्रियों को चढ़ाने, वो जो उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का। तो उस टीम में मेरे साथ में विजू चौमाल, और भी प्रदीप जी बर्फिया थे, विष्णु जी प्रजापत थे, और भी बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे जो हम लोग सेवा कार्य कर रहे थे। अली भाई साहब भी थे, और भी काफ़ी लोग थे। मगर किसी का नाम लूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा अलग होगा और गलत हो जाएगा। बाकी वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, और वहाँ पे हम लोगों ने कम से कम नहीं करते 25,000 लोगों को घर पहुँचाए हैं। मैं गिनती तो, हाँ, मैं गिनती तो नहीं कर पाऊँगा, पर हमने जब टोटल लगाया इस चीज़ को लेके, तो हम लोगों ने लगभग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, वहाँ की काफ़ी लेबरों को हमने निःशुल्क घर तक पहुंचाया था हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ से मेडिसिन की व्यवस्थाएं दी, क्योंकि उस टाइम में बसें बंद थी, गाड़ियाँ बंद थी। तो किसी जो पेशेंट जयपुर है या बीकानेर की दवाइयाँ चलती है डॉक्टरों की, तो वो दवाइयाँ हम लोग वहाँ से उनको पिकअप करते थे वहाँ मेडिकल से, और वहाँ के उनके घर तक ला के हम लोग देते थे। तो ये भी हमारा दौर बहुत लंबा चला, और उसके साथ फिर हम लोगों ने राशन शुरू कर दिया। तो राशन वितरण में भी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों को चुना, और वहाँ पे हम लोग घर घर जाके हम लोग राशन देते। अपने रतनगढ़ शहर में और अपने रतनगढ़ शहर के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं उन सभी में राशन? सभी में। उसमें सदा से तहसील भी शामिल थी, फतेहपुर भी शामिल था, चूरू भी तहसील भी शामिल थी। जो आपके संपर्क में, जो मेरे संपर्क में, हाँ, सभी को ही दिया, राशन दिया मैंने। हाँ, और उसी बीच में जैसे मैं कोई एक घर में मैं गया रत्नादेसर के अंदर, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि उस घर के अंदर एक झोपड़ी बनी हुई है, उसमें एक बूढ़ी अम्मा सो रही है। और वो अम्मा, आंधी आती है, तूफान आया, बारिश हुई, सर्दी लगी, गर्मी लगी, वो एक तरपाल ओढ़ के सोती है। वो तरपाल उसका घर था। तो मैं उसको देख के बड़ा विचलित हो गया। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और कोशिश में लग गया कि मेरे को इसके लिए घर बनाना है, कुछ भी करके मेरे को घर बनाना है। तो उसमें मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े और वो घर बना।
वो जब घर बना तो मेरी ताकत और मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मैं उस काम में लगते लगते आज 11 घर बना चुके हम लोग। तो 11 घर आज भी रतन की भूमि पे बने हुए हैं तहसील के अंदर, कोई चाहे तो मेरे साथ जाके देख सकते। सर दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना की अभी दूसरी लहर चल रही है, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं और उसमें लोगों को क्या क्या सोर्स मिल रहे हैं, लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, आप थोड़ा ये बताइए। जब पहला लॉकडाउन था तो राशन पानी की व्यवस्थाएं और पैदल यात्रियों की व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे थे। अभी जो दूसरी लहर आई है उसमें मैंने अगर सबसे ज़्यादा डिमांड देखी तो वो था ऑक्सीजन। सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। कोई हर जगह पे हर रोज़ जितने भी कॉल आते खाली ऑक्सीजन के लिए आ रहे थे। मैंने मेरे जीवन में कभी सिलेंडर भी नहीं देखा था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसा होता है। तो हमें वो चीज़ एकदम अलग से करना था, तो उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों की तकलीफ़ हुई और हम उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए हमने जगह जगह घूमे, लोगों से पूछताछ की। उसके बाद में हमें धीरे धीरे वो ईश्वर की कृपा से और धीरे धीरे हमें सोर्सों तक पहुँचते गए और आज मेरे पास 54 सिलेंडर हैं और मैं उनसे लोगों को निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। और उसके लिए हमने हर तरीके से जो भी मिला, श्याम दाम दंड भेद, मैं खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों के लेके। मैं कोई कानूनी प्रक्रिया में नहीं चलाऊँगा, मैं गैर कानूनी प्रक्रिया से भी चला, पर मेरा उद्देश्य एक ही था, हमारी टीम का उद्देश्य एक ही था कि लोगों की जान बचनी चाहिए। जान बचाने के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया। हम अदर स्टेट भी गए, जहाँ भी ऑक्सीजन भरने को व्यवस्थाएं मिली वहाँ तक गए। हमें अगर एक सिलेंडर के लिए अगर 50 किलोमीटर भी चलना पड़ा तो हम लोग गए, और कितना भी खर्चा लगा, कुछ भी चला, हम लोगों ने वो पूरी सेवाएं निःशुल्क रखी। उसके बीच में हमारे सामने कोई दवाइयों की व्यवस्था की दिक्कत आई, कहीं की मैंने ऐसी चीज़ भी देखी कि लोगों को रेगुलेटर नहीं मिल रहे सिलेंडर पे लगने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं, किन्हीं को बेड नहीं मिले हॉस्पिटल के अंदर, किन्हीं को जयपुर में ऑक्सीजन चाहिए, किसी को सीकर में ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन वाला ज़्यादा दिक्कत हुई लोगों को, और उसको लेके हम लोगों ने प्रॉपर सेवा दी और पूरी कोशिश की हम लोगों ने। लॉकडाउन में आपका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा ऑक्सीजन का ना? सिर्फ एक ही ऑक्सीजन, बाकी हमें कोई सोचने को समय भी नहीं मिला। मेरी टीम में मैं ये बात खुल के बोलता हूँ कि 15 दिन में हम लोगों ने शायद 4 या 5 दिन हम लोग नाइट में सोए होंगे। और जितनी भी जो भी तकलीफ है हमारी पूरी टीम ने मिलके हम लोगों ने खेतों में कैसे कैसे जाके हम लोगों ने, आज भी मेरे को वो, मैं अगर रात को सोता हूँ तो भी मेरे को वो पल याद आते हैं कि कैसी कैसी स्थिति में हम लोगों ने वो काम किया। पर हमें लगा कि हमारी एक तकलीफ़ से, गांव के कुछ 2-4 लड़कों की तकलीफ़ से अगर पूरे शहर को, पूरे समाज को अगर हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है तो हमें करनी चाहिए। और उसमें हम लोगों ने जी जान लगाकर हमने मेहनत की है और आज वो चीज़ आपके सामने भी है। नेक्स्ट सवाल आपका मेरा यह है कि आपके आलोचकों से मिलता जुलता है, जैसे आप अपन ये मान सकते हैं कि सबका यही जानना है कि आप एक संस्था चला रहे हैं और आपका जो भी डोनेशन आता है वो इस संस्था में न लेकर आप अपने निजी खाते में क्यों ले रहे हैं? अच्छा, इस चीज़ को लेके मैं, मेरे आलोचक हैं या मेरे समर्थक हैं, वो मेरे आलोचक नहीं हैं और वो मेरे को मेरी कमियां बताते रहते हैं, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं पहले तो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मेरे को जितना भी डोनेशन मिला है उसमें लगभग मेरे को केस मिलता है, और उसका रीज़न ये है कि लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, हमारी टीम पे विश्वास करते हैं। और दूसरी बात रही, जो मेरे अकाउंट में आता है वो मेरा गूगल पे नंबर है, वो मेरी संस्था का गूगल पे नंबर है। तो हमारी संस्था का निर्माण को थोड़ा ही समय हुआ है और अचानक से लॉकडाउन हो गया और ये तकलीफ़ हो गई। हमारी संस्था के निर्माण में भी चंद महीने भी नहीं हुए पूरे अभी तक, और इसीलिए मैं इन चीज़ों में थोड़ी सी मेरे को तकलीफ़ हो रही है। बाकी ऐसा कुछ से जैसे एक अपने रतनगढ़ में एक विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, जिसमें कुछ लोगों ने आप पर आरोप भी लगाए हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई वो आपको अपना कार्य सही ढंग से नहीं करने दे रहे। तो रतनगढ़ जनता ये जानना चाहती है कि वो कौन लोग हैं और वो किस प्रकार आपके कार्य में बाधा डाल रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी व्यक्ति सामने से वार नहीं करते हैं। जैसे मैं जो सेवा कार्य कर रहा हूँ उसको लेके शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है, किसी का भी उद्देश्य है फिलहाल वर्तमान में जान बचाना है, क्योंकि स्थिति बहुत विकट है। और मैंने देखा है, बहुत व्यक्तियों को रोते हुए देखा है, बहुत से बच्चों को बिलखते हुए देखा है मैंने। तो उस चीज़ को लेके ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर कुछ ऐसे लोग अपवाद के रूप में होते हैं, हर गांव में, हर परिवार में, समाज में मिलते हैं देखने को। वैसे ही कुछ लोग हैं जो प्रशासनिक तरीके से मेरे को दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे अप्रोच वाले लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि मैं इस तरह का कार्य कर पाऊँ, क्योंकि उनके पास कोई व्यक्ति विशेष जाता है कुछ सेवा कार्य के लिए या ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए, तो वहाँ वो व्यवस्थाएँ नहीं मिलती है, तो वो लोग फिर कहीं ना कहीं से हमारे नंबर उनको मिलते हैं, हमारी टीम के नंबर मिलते हैं, वहाँ वो व्यवस्थाएं उनको मिल जाती है, तो वो ही लोग उनको जाके उस तरह से प्रताड़ित करते हैं, बोले कि हम लोग आपके साथ थे और आज आपने हमारा साथ नहीं दिया और एक टीम है जो हमारा साथ दे रही है। उस वजह से भी वो लोग हमारे विरुद्ध खड़े होने लग गए और उन्होंने प्रशासनिक तरीके से हमें प्रताड़ित करने की खूब कोशिश की। और
बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की, शिकायत करना, और तरीके भी बहुत उन्होंने अपनाए। जैसे हमें जो लोग डोनेशन दे रहे हैं या व्यवस्थाएं देने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलना, उनको हमारे बारे में कुछ गलत राय देना, इस तरीके के मैंने चूरू में, सुजानगढ़ में, सरदार शहर में भी हमारे मित्रगण हैं जो इस तरह की टीमें बना के काम कर रहे हैं, उन लोगों के सामने भी ये समस्याएं आई। सुजानगढ़ में तो एक प्रशासनिक कार्रवाई भी हो चुकी है। तो मैं उन लोगों को भी एक बताना चाहता हूँ कि हमारी जो भी सेवाएं थी निःशुल्क थी, हमारा कोई भी अलग तरीके का उद्देश्य नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा। आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कलेक्टर की अनुमति भी जैसे मिल चुकी है और आप ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा कर रतनगढ़ अस्पताल में मुहैया भी करवा रहे हैं, क्या आप जनता को बताएंगे कि आपने अनुमति के बाद कुल कितने सिलेंडर भरवाए और कितने प्रशासन को सुपुर्द किए? मैं पहले तो क्लियर कर दूं कि कलेक्टर साहब की परमिशन मेरे को सिर्फ यातायात की मिली है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए जो यातायात यूज करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं, गाड़ी वगैरह रहती है, उसी की परमिशन दी गई है। मेरी परमिशन को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने एक प्रयास किया, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से उन्होंने मेरे को थोड़ा राय दिया, तो उसमें हम लोग CMHO साहब से एक परमिशन लिया सिलेंडर रिफिलिंग करवाने के लिए। तो हमें जयपुर के किसी प्लांट का एक व्यवस्था मिली हमें। वो व्यवस्था के बारे में भी मेरे को पूरा क्लियर नहीं था कि ये मैं हॉस्पिटल के लिए भरवा रहा हूँ, इस तरह की मेरे को कोई सूचना नहीं थी जब तक मैंने रिफिलिंग नहीं करवा लिए थे। रिफिलिंग करवाने के बाद में मैंने 50 सिलेंडर रिफिलिंग करवाए थे। उसके बाद में मेरे को कहीं से फ़ोन आया और सूचना मिली कि आपको ये सिलेंडर हॉस्पिटल को सुपुर्द करने हैं, न कि पब्लिक को देने हैं। तो मैं उन लोगों को पहले क्लियर कर दूँ कि रतनगढ़ के अंदर जो पेशेंट हॉस्पिटल से, आपको मालूम है, सबको मालूम है कि एक समस्या आ रही थी रेफर वाली। कोई भी पेशेंट आता है उसको रेफर कर दिया जाता है, और ये रीजन था हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो आज पेशेंट को रेफर करना होता है, मान लो जयपुर, बीकानेर, सीकर कहीं जाना है, तो उसको एम्बुलेंस का उपयोग करना है। आज एम्बुलेंस के पास सिलेंडर नहीं है, तो वो पेशेंट रास्ते में 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे का सफ़र कैसे तय करेगा? उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो व्यवस्थाएं कौन करेगा? तो ये चीज़ की व्यवस्था हम पहले से कर रहे थे। ये व्यवस्था हमें करनी थी, क्योंकि प्रशासन इसके लिए साफ मना कर चुका था, क्योंकि इसके लिए मैंने लेटर भी जारी किया था, सारी मेहनत की, पर वो सारी की सारी बेकार गई थी मेरी। तो मैंने प्रशासन से बात की, उन्होंने मना कर दिया। ये जो सिलेंडर मैंने 50 भरवाए थे, उसको मैं क्लियर कर दूं, उसमें से 32 सिलेंडर मैंने अभी तक प्रशासन को सुपुर्द कर चुका हूं, और मैंने 40 सिलेंडर सुपुर्द करने की बात की थी उनको। तो 8 सिलेंडर उन्होंने वापस रिटर्न मेरे को कर दिया कि उनके पास खाली सिलेंडर नहीं थे, और मैंने उनको 50 तक का भी बोल दिया था कि आपके 50 के 50 सिलेंडर मैं आपको दे सकता हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। पर मेरा टारगेट क्या था, मेरा उनसे क्वेश्चन था कि जो लोग जिनको बेड नहीं मिले हैं, जो गैलरी में बैठे हैं, जिन लोगों को एम्बुलेंस के अंदर सिलेंडर की व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, उनका पेशेंट हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मर रहा है, उसके लिए व्यवस्थाएं के लिए जिम्मेदार कौन है? चलो हम तो गैर कानूनी है जी, हम तो गलत है जी, हम पब्लिक के लिए भी बोल देते हैं। जो लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ कुंदन गलत है, कुंदन ने जो किया वो सारा गलत होगा, पर वो लोग तो गलत नहीं थे जिनकी परिजन मर रहे थे, उनको सिलेंडर की जरूरत थी, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। कोई ना कोई तो करवाता वहाँ पे, कोई तो दूसरा कुंदन आ जाता, कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता, कोई तो प्रशासन से लड़ता उनके लिए। किसी ने उनके बारे में बात क्यों नहीं की? आपका परिजन होता तो आप क्या करते? मेरी मम्मी होती तो मैं क्या करता? मैं किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं मेरे परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ सोच के करना चाहिए आदमी को। मेरे को तकलीफ किस चीज़ के लिए कि आज एक एम्बुलेंस खड़ी है, एक परिजन तड़प रहा है, और वो बोल रहा है मेरे को एम्बुलेंस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, तो वहाँ हम कहाँ हैं? क्या हमारी कोई जवाबदारी नहीं है? कुंदन तो चलो चला जाएगा, कल मुंबई चला, आपकी संस्थाएं थी, आपका प्रशासन था, आपका सब कुछ है यहाँ पे, तो आप कहाँ थे? मेरे से इतनी तकलीफ है, मेरे से इतनी जलन है, तो आप ठीक है मैं चला जाऊंगा, मैं कल चला जाता हूँ, आप व्यवस्थाएं तो कीजिए। मेरे घर पे किसी को आने क्यों दे रहे हैं? मेरे मोबाइल पे किसी का फोन मत आने दीजिए। आप भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे खुल के लिखिए, किसी को सिलेंडर चाहिए तो निःशुल्क व्यवस्था है, कुंदन नहीं आएगा बीच में। आप जिनके घर में सिलेंडर पहुंचा, जिनको व्यवस्थाएं हुई, उनसे एक बार जाके पूछिए ना, एक बार आप लोग भी जाके उनसे पूछिए, आपसे किसी ने कोई चार्ज किया क्या? शायद आपसे भी, आपने भी मेरे से एक बार हेल्प मांगी थी, दो बार आपने मेरे को, एक बार पूरे गांव में आप किसी से पूछिए, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कुंदन ने कभी किसी के लिए कोई बुरा किया हो तो आप कुंदन को गाली दीजिए ना, पर कुंदन ने जो सेवा कार्य, जो सिलेंडर की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसमें आप बाधा मत बनिए, क्योंकि आप भी पाप के भागीदार हो रहे हैं। मेरा विरोध कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है, आप कुंदन के साथ कीजिए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कीजिए, पर प्लीज़ हाथ जोड़ निवेदन है मेरा, प्लीज़ मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बाधा मत डालिए, क्योंकि उससे किसी की जान जा सकती है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगला सवाल मेरा छोटा सा है, और आप उसका छोटा सा ही जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। भविष्य में राजनीति में उतरने को लेकर आपका कोई प्लान है क्या? और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सच बोलें, केजरीवाल की तरह झूठ ना बोलें। इस सवाल का छोटा सा जवाब चाहिए। मैं आपको क्लियर बोलता हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।
मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और मुंबई रहता हूँ। एक टीम के रूप में मैं सेवा वाला काम कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी भी तरीके का। चलिए, मेरा भविष्य के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा लास्ट, भविष्य के लिए आप कुछ कह नहीं सकते, मतलब चांसेस हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, लास्ट सवाल है मेरा आपसे। रतनगढ़ में और भी बहुत से संस्थाएं और लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप सबको एक यूनिट बनकर कार्य करना चाहिए? और अगर लगता है तो आपके पास कोई प्लान है जिसके माध्यम से आप सभी युवा मिलकर कार्य कर सके? मैं खुद चाहता था ऐसा कुछ हो और ऐसा हम कुछ काम करें। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ सेवा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा मैं सोचता भी नहीं हूँ कि सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ। मेरे किसी समर्थक के कहने से या मेरे किसी भाई बंधु के कहने से ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। कुंदन नहीं था उससे पहले भी गाँव में सेवा कार्य होती थी और आज भी होगी, आगे भी होती रहेंगी। ऐसे बहुत से लोग आए और बहुत लोग चले भी गए हैं, तो भी सेवा कार्य बंद नहीं होते हैं। सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है और मेरा तरीका अलग है। मैं थोड़ा ज़मीन पे काम करता हूँ और मेरा थोड़ा देसी तरीका है और मैं कानूनी प्रक्रियाओं और दावपेच को नहीं जानता हूँ और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। और मेरा जो तरीका है वो सबके सामने है। गलत है, सही है, जो भी है, जो मेरे को अच्छा लगता है और मेरे जो खाटू नरेश जो मेरे को बोलते हैं वो काम मैं करता हूँ मैं। और अगर कोई मेरे से जुड़ना चाहता है, मेरा दुश्मन भी है, तो भी मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। मैंने कभी किसी से निजी तौर पे दुश्मनी नहीं किया आज तक। मेरा किसी से भी निजी तौर से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष हो सकते हैं ऐसा जिनसे लेके मनमुटाव हुआ हो, तो किसी ना किसी रीज़न से हुआ है और जिसको मैं इस तरह के प्रोग्राम में नहीं बोलना चाहूँगा। और मैं नहीं चाहता किसी की निजी लाइफ को मैं ख़राब करूँ और उसके बारे में कुछ बोलूँ। लास्ट और अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने अब तक कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए हैं और आपने अपने स्तर पे कितने ऑक्सीजन कंट्रैक्टर की अभी तक व्यवस्था की है? और आपके जीवन में आगे जो जन सेवा का आप कार्य कर रहे हैं वो आगे जीवन भर आप निश्चित रूप से करते ही रहेंगे, और उसमें आगे आपका क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ इन चीज़ों को कि हम लगभग, अभी मैं कोई टोटल तो नहीं बता सकता कि मैं कितने लोगों को अभी ऑक्सीजन सेवा व्यवस्था करवा चुका हूँ, पर हम लोग, अगर मैं 1000 के आंकड़े के आसपास हम लोग शायद पहुँच चुके हैं। और ऑन रिकॉर्ड भी हमारे पास एक आंकड़ा आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत में हम लोग थोड़ा ये रिकॉर्ड नहीं बना पाए और क्योंकि उस समय भी उस तरह का था। और फिलहाल हम लोगों ने 3 टीमें बना रखी है। उन टीमों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हर टीम के पास में एक सिलेंडर रहता है, 2 छोटे मशीनें रहती है जिसको ऑक्सीजन कंडक्टर बोलते हैं, उसके अलावा एक बड़ी मशीन रहती है। तो कहीं से भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कहीं से भी किसी भी तरह का कॉल आता है कि हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था की ज़रूरत है, तो हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। उनको कार्डा वितरण करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था देना, उनको परिजनों को समझाना। हम लोग जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि डर का माहौल ज़्यादा है, अभी लोग डर ज़्यादा रहे हैं और डर की वजह से भी तकलीफें ज़्यादा आई है। तो हम उनके परिजनों को वो चीज़ें समझाते हैं कि आप पेशेंट के सामने सिलेंडर की बातें, ऑक्सीजन की बातें मत करें, उनको डराएं नहीं, उनके साथ बढ़े और रिपोर्ट कैसी भी आए उनके सामने सीधी बात करें कि ऐसा कुछ है ही नहीं। उनको ऐसा दिखाए कि आप नॉर्मल हैं, ताकि पेशेंट नॉर्मल रहे। लोग डराते ज़्यादा, इससे तकलीफ होती है। तो मैं लोगों को एक तो निवेदन करता हूं कि अपने पेशेंट को डराएं नहीं, उनको कम से कम ये सांत्वना दें कि कोई सा भी रिपोर्ट आए, कैसे भी रिपोर्ट आए, आप साफ बोले कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। मनोबल मत तोड़ें, मनोबल ना तोड़े और उनकी हिम्मत बढ़ाए। और हमने सबसे ज़्यादा यही काम किया है, हमने उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और अभी मैं आपको आगे के बारे में, आपने मेरे से, हाँ, जनता यही जानना चाहती है कि आपका आगे का उद्देश्य क्या है। मतलब युवाओं के अंदर तो बहुत जोश भर रहा है। मतलब अब रतनगढ़ में जिसे देखिए, मैं कुंदन भाई, हर युवा कुंदन भाई बन के आगे आ रहा है। तो आप उनको बताइए कि आपका आगे का जन सेवा का क्या उद्देश्य? मैं पहले तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि सबने मेरा इतना साथ दिया, क्योंकि मैं शायद मेरी कल्पना से परे ये चीज़ कि मेरे को इतना प्रेम मिलेगा, इतना साथ मिलेगा। तो पहले तो सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो उद्देश्य है, मैं आपको एकदम क्लियर और कट बताता हूँ कि हम लोग ज़मीन पे काम करना चाहते हैं। अखबार की न्यूज़ नहीं बनना है, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम सिर्फ मोमबत्तियाँ जला के बैठे रहे, ऐसा कुछ मेरे को नहीं करना है। जयंतियाँ मनाते घूमे हम लोग, कड़वी हो सकती है मेरी बात, पर मैं खुला दिल से बोलता हूँ। हमारा टारगेट है एकदम आम पब्लिक तक हेल्प पहुँचाना। उसके लिए हम लोगों ने एक लक्ष्य में निर्धारित करके ही मुंबई से आया था मैं, और बीच में लॉकडाउन हो गया। वो मैं आपको थोड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो लोग जयपुर, बीकानेर, दिल्ली ऑपरेशन के लिए जाते हैं, पेशेंट रहते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट उन लोगों की लगती है और बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ता है, घर बार तक बिक जाते हैं। तो उन लोगों की हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, उनको राय देना चाहते हैं कि आप कहाँ पे ऑपरेशन करवाएं, कैसी हेल्प हो। तो हम लोग जयपुर में, बीकानेर में, दिल्ली में हमारी टीमें निर्धारित कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, ताकि आपको वो टीमें वहाँ से अटेंड करेगी और वो आपको हेल्प करेगी कि कहाँ आपको जाना है, किस तरह से आपको हेल्प मिलेगी। जो गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती हैं,
जैसे मोदी सरकार की तरफ से, अशोक गहलोत सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं उनके बारे में उनका लोगों को लाभ नॉलेज कैसे नहीं उठाना है। लाभ कैसे उठाना है, हाँ, मतलब उनकी लोगों को योजना, आप यही मुँह है। हाँ, उनकी योजना, उनकी मुहिम के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। तो उनके बारे में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वो मुहिम उन लोगों तक हम पहुंचाएंगे ताकि उनको वो हेल्प मिले। और हमारी जो फंडिंग है, जो हमें सहायता मिल रही है, उसके माध्यम से भी हम लोग ये काम करेंगे। और उसके अलावा हम लोग जैसे कि एक भात वाला सिस्टम चालू किया हम लोगों ने, गरीब बच्चों की शादी में भात भरने का काम अभी स्टार्ट किया है, वो भी हमारा अच्छा चल रहा है, लोग हमारा देख भी रहे हैं। उसके अलावा मैंने युवाओं को एक बात मैं खुल के बोलता हूँ, अभी जैसे 15 साल, 20 साल, 18 साल, 12 साल तक के बच्चे और बच्चियाँ नशा करने लग गए हैं। ये चीज़ें भी मेरे सामने बहुत आई है, इसके लिए मैंने अभी काम भी कर रहा हूँ, आपने देखा भी होगा। तो घर छोड़ के भागना, इस तरह के काम भी बहुत देखे हैं मैंने। तो मेरा एक तो सबसे हाथ जोड़ निवेदन है, माँ बाप की इज्जत करें और परिवार का साथ दें। ऐसा कुछ भी गलत काम ना करें जिससे आपके परिवार वालों को बेइज्जत होना पड़े और घर छोड़ के भी जाना पड़े। ऐसा भी मैंने सुना है रतन के अंदर कि एक परिवार घर तक छोड़ के चला गया उसकी बच्ची के गलत काम की वजह से। तो ऐसा काम आप मत करें, क्योंकि अगर आपको हमारी टीम से जुड़ना है तो उसके लिए सर्वप्रथम ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी होगी। और उसके अलावा मैं एक बात बोल दूँ, हमारी टीम से जुड़ने के लिए सबसे बड़ा रूल एक ही है कि आपको जाति से हटकर काम करना पड़ेगा, जाति को, मानवता को लेना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले, मेरा नाम कुंदन भाई, और मैंने मेरी जाति को हटाने का काम किया। इसका लिए सबसे बड़ा रीज़न यही था, जो हम हैं वो अपने घर में हैं, गांव के बीच, समाज के बीच हम सिर्फ कुंदन हैं और आपके भाई हैं, जैसा भी आप समझो। सर, आप जैसे मान लो कि पिछली साल ही जैसे लॉकडाउन में देखने को मिला कि आप जन सेवा में आगे आए थे, उससे पहले भी कि आप जन सेवा कर रहे थे? मैं आपको उससे पहले की बता देता हूँ। मैं शादी की सालगिरह है, श्री कृष्ण गोची की साले भी उसका एग्जाम्पल है, मेरे बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम जाना, प्रेरित करना, लोगों को जन्मदिन मनाने के तरीके बताना। उसमें भी मैंने मैंने मुहिम चलाई थी उससे पहले, लॉकडाउन से पहले, कि अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो आप श्री चिकित्सालय में आइए, गौशाला जाइए, कोई गरीब बच्चों के पास जाइए, इस तरह से आप मना सकते हैं। आ रहा है कि आपने अभी तक जैसे कई बच्चियों की शादी भी करा दी, तो अब तक आपने कितनी बच्चियों की शादी करवा दी? देखो, मैं उसका टोटल आंकड़ा नहीं बता सकता, पर शायद 20 या 25 हो सकती हैं। इतनी शादी एक साल के पीरियड? हाँ, एक साल का। ये जो मैं आपको से लेके, हाँ, ये जो मैं आपको कार्यकाल बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा लॉकडाउन 1 साल का काम बता रहा हूँ मैं। हमारी टीम ने 1 साल के अंदर ये काम किए हैं। और आप ये जो बता रहे हैं मरीजों की मदद, तो ये तो राजस्थान लेवल का काम हो गया ना? हाँ, पूरा तो राजस्थान, हाँ, ये राजस्थान लेवल का ही काम बना रहे हैं ना? ये टीम जो बन रही है। और एक चीज़ मैं आपको इसी बीच थोड़ा सा बता देता हूँ, हमने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है आदर्श सैनिक फाउंडेशन। इस संस्था के संस्थापक हैं नायक दीपचंद, जो हमारे कारगिल के हीरो थे। और इस संस्था का उद्घाटन हम लोगों ने किया नासिक के अंदर, जिसके उद्घाटनकर्ता थे विक्रम जी बत्रा, हमारे भारत के परमवीर योद्धा थे। उनके माता पिता के हाथ से मैंने इनका संस्था का निर्माण करवाया। इस संस्था का मैं खुद डायरेक्टर हूँ। और हम लोग इंडियन आर्मी के जितने भी सोल्जर हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट चुके हैं, उन लोगों को लेके हम लोगों ने संस्था का निर्माण किया है। उनको साथ लेके हम लोग और पूरे भारतवर्ष में एक नई मुहिम चलाना चाहते हैं और जाति प्रथा को हटाकर एक देश, एक तिरंगा, एक राष्ट्र की नीति अपनाकर हम लोग समाज के बीच में उतरना चाहते हैं। और उससे कोई जुड़ना चाहे तो सभी का स्वागत है। हमारे पास कोई जाति है ना कोई मजहब है। तो कुंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुंदन जी की जो संस्था है आदर्श सैनिक फाउंडेशन, आप इनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। डिवाइन जंक्शन